नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज़ के अंतर्गत हिस्ट्री का जो सीरीज़ है ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। काफ़ी क्वेश्चन उसमें भी हो गए हैं और आज से हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी की सीरीज़। और देखिए यहाँ पे इस ज्योग्राफी के सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर हमारे सिलेबस में कौन कौन सा ज्योग्राफी का सेक्शन यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे आईएएस के साथ साथ ये पीसीएस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चाहे बीपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें या फिर अदर जो भी स्टेट है, यहाँ पे जनरली वैसे जो प्रश्न है बनता ही बनता है। और वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पे मैं शामिल करके चल रहा हूँ। पूरी तरीके से जो प्रश्नों की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगी, आईएएस पीसीएस में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल उसी के पैटर्न पे होगी। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि जो भी प्रश्न पूछा गया है विगत 15-20 सालों में आईएएस या पीसीएस में, वैसे प्रश्नों को भी मैं शामिल करके चलूँ। तो चलिए, आज पहला प्रश्न है। बिल्कुल हम लोग सिनॉप्सिस के माध्यम से बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको पूरा का पूरा क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। पीडीएफ पूरी की पूरी इस टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जा रही है। कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आज का जो प्रश्न है यहाँ पे देख पा रहे हैं, नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आईएएस 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न का नेचर आ बैल मुझे मार वाला है। अगर आप लोग लास्ट में अगर ठीक से नहीं देखा होगा, इसका कह रहा है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और आलोचनात्मक परीक्षण में आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को दर्शाना होता है। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस बनाएंगे। इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। अब इंट्रो पार्ट में चूंकि अब नदियों से संबंधित है, तो नदियों से संबंधित एक शानदार आपको भूमिका तैयार करते हुए एक दमदार तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को शुरुआत करना है। अब आइए यहाँ पे बॉडी पार्ट में कह रहा है कि नदियों को आपस में जोड़ना, माने नदियों को जब आपस में जोड़ा जा रहा है तो उससे सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवधान यहाँ पे समाधान दे सकता है। कि क्या नदियों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो सूखा खत्म हो जाएगा, बाढ़ की मात्रा कम हो जाएगी, जल परिवहन जैसी जो भी बहुआयामी जो सुविधाएं हैं क्या यहाँ पे मिल पाएगी। यहीं पे यहाँ पे प्रश्न को पूछ रहा है कि एक व्यवहारिक समाधान आपको दे के चलना है। तो अब यहाँ पे लास्ट में हिट भी कर दे रहा है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब नदियों को जोड़ने से क्या होगा कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको झुकना कहाँ है? आलोचना की तरफ झुकना है। कुछ हद तक आलोचना करते हुए आपको लास्ट में आपको बताना ही पड़ेगा कि पूरी तरीके से व्यवहारिक है तो क्यों है, पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं है तो क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड जो पोर्शन है हमारा, ये आलोचनात्मक जो पोर्शन जो बोल रहा है, इसमें सकारात्मक और जो भी यहाँ पे निगेटिव जो सेगमेंट है उसको आपको यहाँ पे बताना है कि क्या क्या अगर नदी जोड़ो परियोजना से क्या पॉजिटिव लाभ हो सकता है, क्या यहाँ पे उसके नुकसान हो सकता है। और अंत में यहाँ पे इस निष्कर्ष में आपको बिल्कुल यह आपको किधर आपको झुकना पड़ेगा कि पॉजिटिव अप्रोच की तरफ या फिर निगेटिव अप्रोच की तरफ। अगर आपको लगता है कि नदी जोड़ो परियोजना का एक बहुत अच्छा खासा लाभ हो सकता है तो आप उधर झुक सकते हैं। लेकिन ऊपर यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा। या फिर अगर नहीं तो उसके पीछे भी आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आलोचना कर रहा है। इसका मतलब कि आपको पॉजिटिव की तरफ नहीं बल्कि निगेटिव की तरफ झुकना है कि नदियों को जोड़ने से बहुत अधिक, एक तरीके से कहा जाए तो जितना लाभ होने की स्थिति में नहीं रहेगा उससे अधिक यहाँ पे हानि हो सकती है। तो अब बिल्कुल अब क्लियर है। चलिए अब आंसर राइटिंग हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भूमिका की। अब इस भूमिका के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नदियों को अगर जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि कौन सी नदियों को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब कि जो भी उत्तर भारत की जो नदियाँ ऊपर है यहाँ पे, कुछ प्रायद्वीपीय नदियों को साथ उनको इंटरलिंक किया जाएगा, या यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों के साथ यहाँ पे इंटरलिंक किया जाएगा। जिस नदियों में जल की मात्रा अधिक है उसका, ठीक है, जो पानी है
दूसरे नदियों में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। सिंपल यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि नदियों को आपस में जोड़ने का अर्थ है अंतर बेसिन जल अंतरण। पूरी तरीके से ठीक है, परियोजनाओं के माध्यम से जल अधिशेष बेसिन से ऐसे नदी बेसिन में जल को स्थानांतरित करना जहाँ जल की कमी हो अथवा पूरी तरीके से सूखा हो। अगर आप उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। और फिर वही बात किया जा रहा है कि फिर आखिर यहाँ पे फिर इंटरलिंक किसको किया जाएगा। इंटरलिंक वैसे नदियों को किया जाएगा जिसमें एक में बहुत अधिक पानी हो, एक में अगर पानी की मात्रा बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो। तो पानी की मात्रा अधिक जनरली अगर देखेंगे तो उत्तर भारत की नदियों में आपको दिखाई देगी, खासकर बरसात के दिनों में तो बाढ़ की स्थिति मौजूद रहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय अगर भारत में अगर देखें तो मानसूनी क्षेत्रों में या फिर मानसूनी जो जलवायु वाला जो एरिया है यहाँ पे, खासकर पठारी एरिया में देखेंगे तो उस समय तो कुछ यहाँ पे यहाँ की नदियों में भी पानी मौजूद होती है। लेकिन जैसे जैसे ठंड के बाद से गर्मी का मौसम जब शुरू होगा खासकर मार्च अप्रैल के बाद से, तो वाटर लेवल पूरी तरीके से गिरने लगता है। तो यहाँ पे यह एक कोशिश की जा सकती है कि उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ दिया जाए, या फिर उत्तर भारत में कुछ ऐसी नदियाँ हैं जैसे अगर केन बेतवा हम लोग सोन की बात करें तो उसका भी इंटरलिंकिंग परियोजना का कार्य यहाँ पे चल रहा है। लेकिन वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर नीचे अगर हम बात करें कि अगर गंगा नदी को नीचे ला के जोड़ दीजिए, इधर गोदावरी से जोड़ दीजिए, कृष्णा से जोड़ दीजिए, तो ये तो व्यवहारिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ बिंदुओं को आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है कि भारत के उत्तरी मैदान में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी नदियों में जल अधिशेष की स्थिति देखी जाती है, जबकि दक्षिण और पश्चिमी भारत में आमतौर पर सूखा देखा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मौसमी नदियाँ बहती है जिनका जल स्तर काफ़ी हद तक भारतीय मानसून पर निर्भर करता है। मानसून आएगा तो यहाँ पे अच्छी खासी वाटर लेवल देखने के लिए मिल जाएगी, अदरवाइज फिर नहीं। कुल मिला के आपने इन उद्देश्यों को बता दिया कि नदी जोड़ना क्या है और उसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है, किस किस माध्यम से हम लोग नदियों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से ठीक है शब्दों में। अब नेक्स्ट आइए हम लोग बॉडी लाइन की बात करते हैं। अब जो प्रश्न पूछ रहा है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो अब इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन में सबसे पहले हम लोग थोड़ा लाभ की चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसका बेनिफिट हो सकता है नदियों को जोड़ने से। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जल विद्युत उत्पादन, क्योंकि बिल्कुल देखिए एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर आप एक एनालिटिकल अप्रोच अपनाएंगे, कंसेप्चुअल अप्रोच अपनाएंगे, तो तेज़ी से कुछ ऐसे आपको 3 4 5 ठीक है जो भी बुलेट पॉइंट होगा मिल ही जाएगा और उसके माध्यम से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए जब नदियों को पूरी तरीके से जब यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा तो वाटर लेवल जब ऊपर आएगा तो पूरी तरीके से वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी पूरी तरीके से यहाँ पे बैठा दिया जाएगा। इससे भारत को क्या होगा, तो देखिए भारत ने प्रॉमिस किया है पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था, और सिर्फ भारत ने नहीं पूरे विश्व ने ही उसमें हुआ है कि भाई ग्रीन हाउस जो भी गैस है उसके उत्सर्जन को कम करना है और पूरे के पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल जो काल था, एरा था, उसके पहले ले जाके ठीक है -2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे कम करना है। तो भाई इसके लिए भी भारत एक ठीक है कुछ तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पे रोल निभा सकता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इसके लिए भारत के लिए एक अच्छा एक ग्रीन एनर्जी के रूप में यहाँ पे साबित हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे बात किया जा रहा है वर्ष भर नेविगेशन। इसका मतलब है कि नदियों को जोड़ने से देखिए दक्षिण भारत की नदियों ने निम्न जल स्तर में सुधार होगा, वहाँ का वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा और यह लगभग वर्ष भर जल मार्ग हेतु इसके साथ साथ वो कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगा, ट्रेवलिंग कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगा, और इसके द्वारा देखिए परिवहन द्वारा जो भी यहाँ पे प्रदूषण होगा कहीं न कहीं वो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा कारण है, उसको हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत ही सीमित शब्दों में देखिए यहाँ पे कुछ आपको इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो बिल्कुल ही टू द पॉइंट चल रहा है, आपके आंसर में वो चीज़ भटकाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे इरिगेशन को लेके आप देख लीजिए कि नदी जब जोड़ा जाएगा तो इतने बड़े विशाल क्षेत्रों में भारत के एक ठीक है कई लाख हेक्टेयर भूमि पे पूरी तरीके से यहाँ पे सिंचाई का बहुत अधिक रिसोर्स भी हो सकता है, साधन भी हो सकता है पूरी तरीके से। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि जो सूखाग्रस्त इलाकों में अगर भेज दिया जाए
देखिए अभी कुछ साल पहले 2-3 साल पहले लातूर जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, वहाँ पे पानी टैंक से रेलवे टैंक से भेजा जा रहा था, पीने के लिए तक का वहाँ पानी उपलब्ध नहीं था। तो सोचिए अगर वैसे जगहों तक इन सारी नदियों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो सिंचाई के साथ-साथ एक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी पूरी तरीके से प्रोवाइड कर देगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नदियों को आपस में जोड़ने के संभावित दुष्परिणाम क्या-क्या हो सकता है। तो कुछ अच्छी-अच्छी बातों को हमने देख लिया। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा? तो नंबर 1 है यहाँ पे कि मानसून के द्वारा बारहमासी नदियों में जल स्तर में यहाँ पे कमी। अब इसमें क्या होगा कि अगर नदियों को हम लोग जोड़ देंगे तो भारत में देखिए पूरा का पूरे एरिया में मानसून का जो प्रवाह है हर समान या फिर एक जैसा यहाँ पे नहीं रहता है। तो जिन नदियों में थोड़ा बहुत पानी जा रहा है अगर उसको भी हम लोग जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे पहले भी पानी नहीं था। मानसून के दौरान फिर पानी का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इधर जो पश्चिमी घाट की जो इधर ठीक है, जो भी इन घाटों से नदियाँ अगर निकल रही है इधर, तो इनको जोड़ने से तो बहुत अधिक फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि पता है कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला पूरा का पूरा एक शैडो इलाका है। इधर वर्षा की मात्रा काफ़ी हद तक यहाँ पे कम होती है। इसी संदर्भ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्षा के आंकड़ों के एक नए विश्लेषण के अनुसार बारहमासी नदियों में मानसून के द्वारा जल स्तर में अधिक कमी आ जाती है, जो भी बारहमासी नदियाँ हैं। जबकि ऐसे नदी बेसिन जिनका जल स्तर पहले से ही निम्न है, उसके जल स्तर में यहाँ पे कमी आती है। तो ऑलरेडी बारहमासी नदियों के जल स्तर में अगर कमी आ रही है, अगर उसका पानी ठीक है अगर दूसरे जगह अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो इकट्ठा हुआ था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला दुष्परिणाम ये है। दूसरा है यहाँ पे संघवाद का मुद्दा। ये सबसे बड़ा एक्चुअली ये संघवाद का मुद्दा नहीं बल्कि एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा हो चुका है। अभी देखिए हर साल गर्मी के दिनों में केरला और कर्नाटक के बीच ठीक है एक युद्ध जैसे जो हालात हो जाता है, पूरी तरीके से वहाँ पे देखिए बेंगलोर वगैरह जो क्षेत्रों में कई जगह हिंसाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। तो संघवाद का मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। नदी जोड़ो परियोजना में संघवाद की भावना को यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ पे अपनी भावनाओं को थोपने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब कि जिस स्टेट में किसी की भी यहाँ पे गवर्नमेंट हो, वहाँ के किसानों को पानी की समस्या हो रही है, चूँकि तो समस्या तो अगर ठीक है नदी है यहाँ पे, तो जिस जिस स्टेट में जाएगी, अगर किसी एक जगह पे अगर पानी का स्टोरेज किया जाएगा तो दूसरे स्टेट के लोगों के यहाँ पे समस्या आनी तय है। तो अब दोनों में जो संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यहाँ पे फुल फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम सहमति यहाँ पे नहीं बन पाती है। ऐतिहासिक रूप से जल बंटवारे को लेकर राज्य सरकारें असंतुष्ट रही है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें कावेरी या फिर महादई है, महानदी नहीं है, महादई, मंडोवा नदी जो कि गोवा और कर्नाटक के बीच यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है। गोवा की ये नदी लाइफ लाइन भी कही जाती है। तो इन नदियों को लेकर विवाद, कावेरी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक को लेकर विवाद यहाँ पे आम बात है। वहाँ पे सदियों से देखिए कि भारत की आज़ादी के बाद से ही आप देखेंगे तो निरंतर वो जो मुद्दा है कावेरी जो ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, अभी तक उसका पूरी तरीके से समाधान नहीं निकल पाया है। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे हो जाएगा पड़ोसी देशों के साथ तनाव। ये देखिए बहुत बड़ा जो इशू है, इंटरनल इशू भी है, एक्सटर्नल इशू भी है। अब जैसे बांग्लादेश को ही ले लीजिए, जैसे तीस्ता रिवर को लेकर यहाँ पे बात किया जाता है, बार बार तीस्ता रिवर को लेके बांग्लादेश हमेशा ही देखेंगे तो असंतुष्ट नज़र आएगा। उसको लगेगा कि तीस्ता रिवर का ठीक है सारा का सारी जो पानी है हमारे ही क्षेत्रों में आ जाए। समस्या यहाँ पे आम बात है। बांग्लादेश जैसे राज्य के निचली नदी बेसिन में स्थित होने के कारण उसके भारत की इंटरलिंकिंग परियोजना में शामिल होने की संभावना कम है। क्यों चाहेगा कि वो तीस्ता नदी का पानी दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है पूरी तरीके से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाए। बरसात के दिनों में चाहेगा, भरसक चाहेगा बरसात के दिनों में, क्योंकि बाढ़ भी तो वहीं सबसे अधिक आती है। लेकिन गर्मी के दिनों में सोचिए वहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की बात करें यहाँ पे, तो चीन का भी वही हाल है। ऊपर का ऊपर जो ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा देखिए जो ऊपरी जो बेसिन का जो क्षेत्र है, ऊपरी अफवाह का जो क्षेत्र है, पूरे के पूरे उसके कंट्रोल में है। जितना मन करे उतना वो पानी देता है। तो वैसे स्थिति में क्या भारत की वैदेशिक नीति उस लेवल का है कि वाटर ठीक है
रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत चीन को यहाँ पे मना लिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है जो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, दिन में तारे देखने के बराबर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे उच्च पर्यावरणीय और आर्थिक लागत, जो कि ये इतना हाईली बजट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है कि अगर यहाँ पे लग जाए पूरी तरीके से काम करने के लिए तो भारत का जीडीपी भी हो सकता है कि कम पड़ जाए, सोचिए। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे इससे भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि नुकसान ही है, क्योंकि जो भी डेल्टा वाला एरिया है, डेल्टा एरिया के साथ साथ जो मैंग्रोव वाला एरिया है, पूरी ग्रीनरी, जलीय जीवन जैसे कई पारिस्थितिक कारकों को यहाँ पे नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जितना सकारात्मक पहलू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उससे अधिक यहाँ पे नकारात्मक पहलू आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आप आलोचना करने में बिल्कुल सफल रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष बिल्कुल आसान होगा कि देखिए, नदी जोड़ो आपस में जो परियोजना है, सकारात्मक पहलू है, नकारात्मक पहलू भी है, लेकिन अगर हर तरीके से इसका आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय या फिर ठीक है राजनीतिक चीज़ों को अगर देखते हुए अगर देखा जाए या फिर नेशनल लेवल पे आके अगर देखा जाए, तो कुल मिला के अभी इसको ड्रॉप करना ही सही होगा। पूरी तरीके से भारत के लिए बेनिफिट यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसके बजाय कह रहा है कि जहाँ जहाँ ठीक है समस्या है नदियों को लेके, जिन नदियों में जलस्तर का पानी कम है, वैसे क्षेत्रों में अगर बरसात हो रही है, वर्षा का पानी, तो भाई उसको संचित किया जा सकता है। मतलब ठीक है, एक अस्थायी तरीका को डेवलप करके वहाँ की समस्याओं को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। लेकिन कुछ समस्याओं को दूर करने के चक्कर में एक बहुत बड़ी समस्या को बुला लेना, ला लेना, एक बहुत बड़ा आपदा ही होगा, डिजास्टर ही होगा। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये रहा पूरा पूरा निष्कर्ष। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का यही हमारा कंप्लीट होता है। और आज का जो प्रश्न है आपका, देखिए इसका आंसर राइटिंग करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। हिमालय के हिम नदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार यहाँ पे दूरगामी प्रभाव होगा? ये भी यूपीएससी के द्वारा, आईएएस के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर राइटिंग करके टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। रिव्यू होगा तभी जाके पता लग पाएगा कि आप किस तरीके से या फिर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए 2020 में इसको पूछा गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।